नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण का मुद्दा है वो हर दिन नए मोड़ ले रहा है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और समय मांगा है कि आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें समय लग सकता है और वो समय दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और कहा था कि जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसके आधार पर ही आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है वो तय होगी। उसके बाद ही निकाय चुनाव के जो आरक्षण वो कराए जा सकते हैं और इसी को लेकर लगातार ये जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है, लगातार चल रहा है। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कई राजनीतिक दलों जो दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं। एक दूसरे पर ओबीसी के खिलाफ होने का आरोप भी लगा रहे हैं और इसीलिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि पहले आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है वो तय हो जाए, उसके बाद निकाय चुनाव कराए जाएं। और सरकार ने इसके लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का भी गठन कर दिया है, लेकिन आयोग ने साफ कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि जो 75 जिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोग के जो सदस्य हैं, 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, वो जाएंगे और आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रिपल टेस्ट जो फॉर्मूला है उसके आधार पर अगर आरक्षण तय किया जाता है तो समय जरूर लगेगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि जो पूरा घटना चक्र रहा है 5 दिसंबर से लेकर, क्योंकि 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद अधिसूचना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद ये पूरा जो घटना चक्र रहा है, चाहे हम आयोग के गठन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने की बात करें, इसको एक बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 762 नगरीय निकायों में चुनाव होने थे, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार थी और लगातार इसकी तैयारी की जा रही थी और इसीलिए 5 दिसंबर को अधिसूचना भी जारी की गई। निकायों में चुनाव के लिए सरकार ने ओबीसी कोटे का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया था, लेकिन इसी ओबीसी ड्राफ्ट को लेकर हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि 93 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची थी। 5 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना को कोर्ट ने रद्द कर दिया था और कई याचिकाकर्ता ने अपने अपने सवालों के साथ वो हाईकोर्ट में उन्होंने दस्तक दी थी। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फार्मूला लागू किया, कोर्ट उस पर सहमत नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की काफी पहले की गाइडलाइंस थी कि निकाय चुनाव में जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है वो लागू होना चाहिए, उसके बाद ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ता ओबीसी आरक्षण ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं हुआ, ये हाईकोर्ट ने भी कहा। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कुल 93 याचिकाएं दायर हुई थी। अलग अलग जो याचिकाएं थी, जो पीआईएल थी, वो हाईकोर्ट पहुंची थी, जिनकी सुनवाई हुई। यूपी में 17 महापालिकाओं के जो मेयर है और 200 नगर पालिकाओं, इसके साथ साथ 545 नगर पंचायत के चुनाव होने थे, जो जिसको हम नगर निकाय के चुनाव कहते हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और प्रयागराज जो है ये आरक्षित सीटें थी। पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, 200 नगर पालिकाओं में से 54 को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें भी कई जो याचिकाएं थी उनमें सवाल थे, उसमें ऑब्जेक्शन था और इसको लेकर ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें 18 महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जबकि 545 नगर पंचायतों में से 147 सीट ओबीसी यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो आरक्षित थी। राजनीतिक दलों ने बिना आरक्षण के चुनाव का विरोध किया था और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। हम चाहे सभी पार्टियों के प्रदेश स्तरीय हम पार्टियों की बात करें तो सभी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। विपक्षी दलों ने भी आरक्षण को लेकर लगातार वो आवाज उठाता रहा और इसी को लेकर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जो राज्य सरकार है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आज इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ एक खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ राकेश चौधरी हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, अब क्या क्या विकल्प आपको नजर आते हैं? राकेश जी। देखिए संतोष जी, फैसला आप लोगों ने पढ़ लिया है, फैसला आप लोगों ने देख लिया है। हाँ। और इस फैसले में सरकार ने ये कह दिया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं होगा, जब तक डेडिकेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक इस चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप इस चुनाव को कराइए, लेकिन ओबीसी को बिना आरक्षण दिए चुनाव कराया जाए। अब ये भी है कि अभी आपने देखा राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर चुकी है। आज जो मुझे जानकारी मिली, दिल्ली से मैंने सुप्रीम कोर्ट
बेही जो अधिवक्तागण हैं वहाँ राज्य सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि मिस्टर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको इसमें इंगेज किया गया है और तुषार मेहता जी 2 तारीख को 2 जनवरी को जब उच्चतम न्यायालय खुलेगा तब उसमें मेंशन करेंगे और इसको जल्दी सुनवाई की बात करेंगे। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि जैसे आपने कहा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या है सरकार के पास, तो सरकार के पास एक ऑप्शन ये था कि उच्च न्यायालय का निर्णय पालन करते और तुरंत चुनाव कराते, जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा है तुरंत चुनाव कराया जाए आर्टिकल 243U की कंप्लायंस करते हुए, जिसमें तुरंत चुनाव कराने की बात की गई है। और दूसरा विकल्प आपने देखा कि राज्य सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से काम करेंगे। एक तीसरा विकल्प और है, वो भी आपने देखा। तीसरा विकल्प यह है कि तुरंत इन्होंने गठन कर दिया, राज्य सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और आयोग के गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट लेने के बाद ये इलेक्शन कराएं और ओबीसी को आरक्षण देते हुए ये इलेक्शन कराया जाए। तो ये 3 विकल्प हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, जिस उम्मीद जिस भरोसे के साथ सरकार वहां पहुंची है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो उसके पक्ष में नहीं रहा, तो फिर क्या विकल्प है? क्या कुछ दूसरे विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो, अभी तो मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसका जो फैसला होगा वो पूरे देश भर के लिए होगा। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो थोड़ी सी परेशानी की बात तो है, लेकिन जो एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो हम लोग बात कर रहे थे कि कमीशन की रिपोर्ट और जल्दी करें, जैसे कमीशन ने कहा हमको 6 महीने का समय चाहिए, कमीशन की रिपोर्ट ये 2-3 महीने में लागू करें, मंगवाएं रिपोर्ट, और कमीशन कर सकता है इसको। कमीशन में स्टाफ बढ़ाया जाए, सर्च ऑफिसर्स बढ़ाए जाए और ये पूरे प्रदेश में इसको जो 6 महीने की बात कर रहे हैं वो 6 महीने के बजाय 3 महीने में किया जा सकता है और 3 महीने बाद रिपोर्ट आने के बाद प्रॉपरली ओबीसी को ये आरक्षण दे और आरक्षण के बाद ही इसको लागू करें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के एक बात संतोष जी मैं और आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण कोई राज्य सरकार का ये ऑप्शन नहीं है कि वो आरक्षण दे या ना दे, या माननीय उच्च न्यायालय का भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आरक्षण दे या आरक्षण ना दे। आरक्षण ओबीसी को संविधान में दिया गया है। एक अभी बात आ रही थी कि पॉलिटिकल आरक्षण या एजुकेशनल बैकवर्ड, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था तो इसमें साफ कहा गया था ये शैक्षणिक या सामाजिक आरक्षण नहीं, ये पूरी तरीके से राजनीतिक आरक्षण है। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 15(4) में कहीं नहीं लिखा है कि ये आरक्षण जो दिया जाएगा वो सिर्फ नौकरियों में दिया जाएगा। 16(4) में नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है। तो अगर आप 15(4) भारत संविधान का देखते हैं तो उसमें क्या ये बात आई है कि एजुकेशनली, सोशली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण, तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट है जिसको, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला बेहद जरूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी गाइडलाइंस दे चुका है और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, ऐसे 4 राज्यों में पहले भी पेचीदे जो मामले हैं वो फंस चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर, चाहे हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसीलिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं अखंड प्रताप शाही जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और निकाय चुनाव में आरक्षण का जो मामला है वो काफी पेचीदा होता जा रहा है। वैसे सरकार ने आयोग का 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है
और जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके आधार पर आगे बढ़ना अब लगभग तय हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समय लग सकता है। हमारे जो दूसरे खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखंड जी, मामला पेचीदा फंस रहा है। राज्य सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है 5 सदस्यीय, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाजा भी खटखटा दिया है। क्या आपको लगता है समय ज्यादा लगेगा? जैसे कि आयोग के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। बिल्कुल, अब समय लगने की पूरी संभावना है और जो कि कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जो अड़चनें आती हैं उसको निपटाने में, चूंकि एसएलपी के जरिए ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो उस तरीके से की जाए कि जिसमें जो 5 सदस्य जो कमीशन बनाया गया, उस कमीशन, हाँ, उस कमीशन के बनाने के बाद ये अपील की गई कि भाई अब आरक्षण को या तो मांग लिया जाए या फिर जो हमें समय दिया जाए। तो अब सुनवाई जो भी होनी है वो सुनवाई अब जनवरी के पहले हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि होगी। उसमें जो भी फैसला आता है कोर्ट का, उसको मानना आप सभी के लिए एक तरीके से कहा जाए वो अनिवार्य ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ दूसरा रास्ता बचता नहीं है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसके मुताबिक पूरी तरीके से आरक्षण समाप्त हो चुका है और बिना आरक्षण के सरकार चाहे तो चुनाव करा ले, और तुरंत बल्कि चुनाव कराने का आदेश भी दिया गया था। इसी का विरोध हुआ, इसी का विरोध किया जाना था। और ये दोनों ही पक्षों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पक्षों की बात अगर करें तो दोनों ही पक्ष इस बात को लेके तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष पर आक्षेप लगाने के लिए विपक्ष को एक मौका मिल गया है और सत्ता पक्ष के पास ये है कि ओबीसी आरक्षण देना सरकार की अपनी मंशा है, ये वो दर्शा चुकी है। चाहे वो उनके मंत्री लोगों का बयान हो या खुद मुख्यमंत्री का बयान हो, कहा कि आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। तो ये जो आरक्षण का जो मसला है, ये आरक्षण का मसला अब न सिर्फ पेचीदा हो गया है, बल्कि अगर समय की बात देखी जाए, अगर इसको कानूनी पचड़ों से या कानूनी चीजों से अलग हटके भी हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगर इस महीने चुनाव नहीं कराया जाता है तो फिर इसके बाद चुनाव कराने की सरकार के पास शायद वो सामर्थ्य ना होगा, क्षमता नहीं होगी सरकार के पास, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन 2 महीने के करीबन चलेंगे और फिर उसके अलावा आपका जीआईएस भी है। इसी में जीआईएस, उसको लेके भी आपकी पूरी तैयारी होनी है, बड़ी मशीनरी उसमें लगनी है, सुरक्षा के साथ साथ तमाम जो सरकारी अमला है वो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये पूरा समय आपका निकल जाएगा और इस समय के बीच में आपको चुनाव करा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में चुनाव, ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 6 महीने लग सकते हैं, इसमें कोई गैर वाजिब बात नजर नहीं आती। मुमकिन है कि 6 महीने लग जाए और इस बीच में सरकार को शायद अब कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आधार पर ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी होगी। ठीक है राकेश जी, आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, आयोग का जब गठन हुआ, आयोग के अध्यक्ष ने कह दिया है कि 6 महीने समय लगेंगे, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं, वहां जाके आरक्षण करना। क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं? संतोष जी, आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले शाही जी ने अभी कुछ कहा है जो हम उसके बारे में हुए। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में इतना अमेंडमेंट कर सकता है, जो हाई कोर्ट ने कहा है कि तुरंत चुनाव करा दिया जाए और तुरंत चुनाव कराना है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण ना दिया जाए, सारी सीटों को जनरल कर दिया जाए। तो इस बात की संभावना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 243T, भारत का संविधान भी आरक्षण की बात करता है, चुनावों में, निकाय चुनावों में भी एक्ट में बन चुका है उसके कंप्लायंस में। तो इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इनको ये समय दे दे कि तुरंत चुनाव कराने के बजाय थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ये चुनाव कराएं, तो शायद सरकार को राहत मिल जाएगी। दूसरा आपने एक प्रश्न किया है मुझसे, चुनौतियों की अगर बात करें, क्योंकि आयोग का गठन हो चुका है, पर चुनौतियां क्या क्या रहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे बाद इस तरीके का आयोग बना है जो इस पर सर्च करेगा। इसके पहले अभी जब ये हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था तो प्रदेश सरकार की तरफ से मैं उसमें समझ चुनाव आयोग, प्रदेश का चुनाव आयोग जो है और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, हम उनकी तरफ से अपीयर हो रहे थे हाई कोर्ट में। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि साहब, हमने 2017 में जो सर्वे हमारा हुआ था, हम उसको बेसिस मान करके हमने ये 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन है ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात, उसको जारी किया है। ठीक है। इस पर हाईकोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया कि वो आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सही है या गलत है। अब आपके प्रश्न के जवाब में मैं आता हूँ। देखिए, चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, प्रदेश बहुत बड़ा है, तो आयोग के सामने चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन
उसी के साथ साथ ये भी आप देखिए, अगर सरकार की मंशा है और सरकार सारी सुविधाएं और सारे ऑप्शंस उनको उपलब्ध कराती है आयोग को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसमें देखिए अभी जो 5 लोग हैं, ये 5 तो सिर्फ मेंबर और चेयरमैन हो गए। ठीक है। इसके बाद कम से कम इनको अलग अलग और सदस्य 100 के आसपास इसको स्टाफ चाहिए पूरा। और अगर ये स्टाफ सरकार मुहैया करा देती है इनको, इसमें देखिए शोध अधिकारी लगेंगे, जैसा कि मैंने उसमें देखा जो इनका एक्ट आया है उसके हिसाब से जो आयोग के गठन का इन्होंने निर्णय लिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर लेकर के इसका काम चलाया जाए। पूरी लगा दी जाए अखंड प्रताप जी, अगर पूरी मशीनरी लगा दी जाए तो ये चुनाव पहले भी कराए जा सकते हैं, अगर आयोग के सदस्य या फिर पूरी टीम अगर लग जाए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी ये हमें देखना होगा कि जो समय का जो समयावधि जिसको हम ड्यूरेशन की बात अगर करते हैं तो वो ड्यूरेशन जो है वो कहीं एक दूसरे को क्लैश न करने पाए। शायद कोर्ट भी इस बात को बेहतर तरीके से समझेगी और सरकार की तरफ से अगर ऐसा कुछ मसला आता है तो निश्चित तौर पर यह दलील पेश की जानी चाहिए, या मुमकिन है कि सरकार ने तैयारी की हो कि इस तरीके की दलील पेश की जाए। क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन आता है तो अक्सर देखा जाता है कि वो तमाम जो चुनाव होते हैं, आम चुनावों की बात कर ले, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उसके आसपास का समय निकाला जाता है। पहले बोर्ड एग्जामिनेशन को या तो करा लिया जाए या बोर्ड एग्जामिनेशन को टाला जाए। इस पे फैसला हमेशा कशमकश की स्थिति में रहता है। तो वो जो बोर्ड एग्जामिनेशन कई बार बोर्ड पेपर एक बड़ी चीज बनेगी और मुमकिन है कि हाँ, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं सर से कि जो रास्ता है 243 के तहत जो रास्ता निकालने की बात है, और एक जो क्लॉज आपने अभी बताया कि एक जो मसला जिस पे कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया कि हाँ जो हमने 2017 का जो पैटर्न था उस पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो किया है, तो मुमकिन है कि कोर्ट डिसीजन सरकार के पक्ष में दे दे या सरकार से ये कह दे कि आप चुनाव करा लें, तो ये सरकार के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि सरकार के लिए बेहतर होगा। और सरकार भी लगातार ही कोशिश कर रही है। आयोग का भी गठन कर दिया है, 5 सदस्यीय रैपिड सर्वे होगा। हालांकि आयोग ने बोला है कि समय लग सकता है। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी, यानी कि जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसी के आधार पर आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे तय होगी। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बड़ी चीजें रही हैं इस पूरे घटना चक्र में। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली की याचिका पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला दिया था और पूरे देश के लिए फार्मूला था कि सभी राज्य जब निकाय चुनाव होंगे तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर ही वो आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य का पिछड़ा वर्ग बताएगा कि आरक्षण की जरूरत है या नहीं, और इसीलिए राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग उसका गठन किया है और वो उनके जो सदस्य हैं वो जाएंगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी राज्यों को लागू करना था और ये जो ऐसा मामला है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर ये मामले पहले भी पेचीदे थे और फंस चुके हैं। निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के बाद ही ओबीसी आरक्षण तय होगा, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए आयोग की स्थापना की जाए और सदस्य, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर 75 जिले में उसकी टीम जाएगी और एक रैपिड सर्वे होगा, सर्वे किया जाएगा, उसके आधार पर ही आरक्षण को दिया जाएगा। आयोग निकायों में पिछड़ेपन का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करेगा। उसके आधार पर जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं या सामान्य हैं वो तय होंगी। आयोग के तहत स्थानीय निकायों की ओर से ओबीसी संख्या का परीक्षण यानी इसके साथ साथ सत्यापन भी किया जाए। ओबीसी आरक्षण एससी एसटी और के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें जो है 50% से ज्यादा न हो। ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की हम बात कर रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट जो फार्मूला है वो क्या है और इसी ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर अब आने वाले दिनों में जब आयोग
काम करेगा, अलग अलग जिलों में पहुंचेगा। तो जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है, जो भी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा, वो इसी आधार पर आगे बढ़ेगा। अखंड जी, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर आप देख ही रहे हैं, अखबारों में सुर्खियां हैं, क्या आपको लगता है ओबीसी के मतलब ओबीसी आरक्षण को लेकर होड़ लगी है कि नहीं, वो ओबीसी के ज्यादा नजदीक है, इस वर्ग के ज्यादा नजदीक है? बिल्कुल, ये होड़ तो मचनी ही थी, जाहिर सी बात है। इसी वजह से सरकार पर भी ये दबाव है कि वो ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना कराए। चुनाव इसलिए कराना जरूरी है ओबीसी आरक्षण के आधार पर क्योंकि विपक्ष को मौका न मिले सरकार के नजरिए से। दूसरा, विपक्ष इसी मसले को मुद्दा बना रहा है, चूंकि इसके पहले भी इस तरीके की कोशिशें हुई हैं, कुछ और चुनाव भी हुए हैं, चाहे वो बीएसपी के समय में रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समय में रहे हों, तो उस समय सत्ता पक्ष में नहीं थी बीजेपी, तो बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो ये तो सियासत का चलन है, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, लेकिन चूंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, एक इतना बड़ा वर्ग है जिसको लेके अब पूरी सियासत अगर देखा जाए तो चाहे वो बीजेपी की सियासत हो या तमाम दलों की सियासत, ओबीसी के इर्द गिर्द अब सिमटती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में अगर ओबीसी आरक्षण के मसले को लेके ऐसे वक्त में जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव बिल्कुल साल भर बाद होने हों, तो कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि उसके बगैर या उस आधार पर उसे कटघरे में खड़ा किया जाए जनता के बीच में। तो जाहिर सी बात है, सरकार का पक्ष हो यानी बीजेपी का, या फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर कांग्रेस का मसला हो, या और भी तमाम दल, कोई भी ये नहीं चाहेगा। ओबीसी को अपना बनाने की ये जो होड़ सी लगी है, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, अगर हम हाईकोर्ट के फैसले को देखें तो उसमें आरक्षण के साथ महिला आरक्षण पर भी हाईकोर्ट ने कहा और ट्रांसजेंडर को लेकर उस कोटे को शामिल करने की भी बात कही। अगर ऐसा होता है तो क्या ये भी एक बड़ा फैसला माना जाएगा? हाँ, एक कुछ रिट पिटीशन आई थी अभी जो केसेस सुने जा रहे थे, उसमें ट्रांसजेंडर को लेकर के भी 2 रिट पिटीशन फाइल हुई थी। उसमें उनकी ये डिमांड थी कि साहब हमको भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर के मैटर में ऑलरेडी कुछ सुनवाई कर चुका है और फैसले कुछ दे चुका है। तो कोर्ट ने उनकी इस बात को माना तो नहीं सीधे सीधे, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने इतना जरूर कहा है कि ट्रांसजेंडर के मैटर को भी उसमें शामिल किया जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले को जो सरकार ने चैलेंज किया है, उसके जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो ग्राउंड्स में भी काफ़ी दम है जी। जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं। 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, उसके अगेंस्ट इन्होंने ऑब्जेक्शन इनवाइट किया था और ऑब्जेक्शन इनवाइट करके ये कहा था जिसको जिसको जो आपत्ति है वो आपत्ति बताए और अकॉर्डिंगली फिर एक फाइनल ऑर्डर जारी होगा। ठीक है, समय फिर हो गया। अगर 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, सरकार अपने हिसाब से चल रही, तो अगर समय पे चुनाव हो जाते तो ये ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सरकार या बाकी लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। समय की बेहद कमी। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव में आरक्षण का जो मुद्दा है वो गर्मा चुका है और पेचीदा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का अकेले का मामला नहीं, ऐसे पहले 4 राज्यों में भी ये मामला फंस चुका है। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। नमस्कार। हाँ सही, आप